सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। तो जनाब, धुआंधार तकारीर भी हो गई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश भी और बड़े बड़े वादे भी। लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम जो है वो मंशूर नज़रिए और पॉलिसियों पर नहीं चलाई जाती, बल्कि उसमें चंद अशखास की ज़ात या ख़ानदानों की नफ़रत व मोहब्बत जो है वो गालिब रहती है। नारे लगाने वाले और नारे सुनने वाले दोनों ही जानते हैं कि अल्फाज जो हैं कोई माने नहीं रखते। और अब जबकि आम इंतखाबात में 40 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, पाकिस्तानी अवाम को ये नज़र आ रहा है कि जी जो मसाइल पाकिस्तान के लिए अहम तरीन है उनका जिक्र या तो बहुत सरसरी अंदाज में हुआ है या फिर गैर हकीकी नारों की सूरत में। तफसील के अफरीद से निमटने के लिए कोई भी जमात जो है वो तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर दुनिया भर की जमहूरियतों में खारजा पॉलिसी का इंतखाबी मुहिम में बड़ा कलीदी हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ की बड़ी सियासी जमातों ने बड़े आमियाना तरीके से अपने अपने मंशूर में खारजा अमूर का जिक्र तो किया, लेकिन क्या, क्यों और कैसे के सवाल उठाने से गुरेज किया। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर PTI, सभी का कहना है कि जी पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात उनका हदफ है। चीन और अमरीका और ब्रादर इस्लामी ममालिक से वो मज़ीद क़ुर्बतों के ख्वाह हैं, लेकिन ये बताने से गुरेज किया गया है कि इन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए वो क्या इक़दाम करेंगे और उनकी बेहतरी में क्या चीज़ माने हैं। क्या वजह है कि भारत में इंतखाबी मुहिम का एक बुनियादी उनसर तो पाकिस्तान दुश्मनी है, लेकिन हमारे मुल्क की इंतखाबी मुहिम में भारत और वहाँ की इंतहापसंद हुकूमत का जिक्र ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो बड़ा ही सतही अंदाज में। क्या वजह है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो खारजा अमूर का अवाम में ज़ेर बहस लाने से बिल्कुल गुरेज करती हैं। तो आज खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ परतों पर बात होगी। हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद। बैनुल-अक़वामी और कौमी फोरम्स पे जहाँ जहाँ पाकिस्तान के रियासती मफादात की तर्जुमानी की बात आती है तो उसमें मुशाहिद साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त होता है, खुसूसन अगर मुकदमा कश्मीर लड़ना हो या फिर CPEC की अहमियत को उजागर करना हो। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब अपना कीमती वक्त देने का। मुशाहिद साहब शुरू। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आपके व्यूअर्स का और आपका भी वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब, पहला बड़ा आसान सा सवाल कि खारजा अमूर पर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सियासी जमातों के जो मंशूर हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ है उसमें कोई आपको बुनियादी तजाद नज़र आता है, फ़र्क नज़र आते हैं, यकसही हैं बिल्कुल वो? मेरे ख्याल में मैं चाहता तो ये था कि चूंकि इस वक्त इतना बड़ा एक आलमी बहरान है गाज़ा और फ़लस्तीन का, और इलाकाई बहरान है मकबूजा कश्मीर का, और दोनों गासिब जो कुव्वतें हैं इज़राइल मशरक़ी वस्ता में और हिंदुस्तान जनूबी एशिया में, दोनों की पॉलिसी हम आहंग हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि ज़्यादा फोकस होता खारजा अमूर पर हमारे मंशूरों में, लेकिन और या जिक्र भी होता तकारीर में, लेकिन मैंने देखा कि किसी सियासी जमात ने सवाए जमात इस्लामी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। ये एक अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि हम एक दुनिया का भी हिस्सा हैं, आलमी बरादरी का भी हिस्सा हैं, और हमारे लिए फ़लस्तीन और कश्मीर, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे DNA का हिस्सा भी हैं, क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले बनाई थी। तो बेहतर होता है, और लोगों को ज़रा हिम्मत हौसला और एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हम अब फंसे हुए हैं कुर्सी की जंग के लिए, अंदरूनी खलफशार के लिए, मईशत का बहरान, दहशत गर्दी और ना ख़त्म होने वाले मसाइल पर, तो अंदरूनी जो हैं, तो उस पर इसलिए लगता है गालिबन को ख़ास तवज्जो नहीं दी गई किसी मंशूर पार्टी के मंशूर पर, खारजा पॉलिसी पर। अच्छा, बड़े आपने अहम नुक्ता उठाया कि कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस पर हम आगे चल के मजीद बात करते हैं, लेकिन जो भी मतलब जिक्र है खारजा पॉलिसी का, वो आपने यकीनन देखा होगा, नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी, PTI का भी। उसमें कोई आपको बुनियादी फ़र्क नज़र आता है कि तमाम पार्टी की वो जो पॉलिसी है अमूर खारजा हैं वो तकरीबन यकसा हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है? जो मैंने पढ़ा एक नज़र में तो आपको नज़र नहीं आता है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में कोई आप कहें जी ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, ये कोई नया ख्याल लेकर आ रहे हैं जी। मेरे ख्याल में 3-4 अहम जुज़्व हैं, वो सब ने अपनाए हैं। CPEC की सपोर्ट हर एक ने की है। चीन, सऊदी अरेबिया और तुर्की से हमारी ख़ास कुर्बत है, ख़ास ताल्लुकात हैं, हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, और बैनुल-अक़वामी बरादरी जिसमें मगरबी ममालिक भी आते हैं उनसे
तिजारत और दूसरे ताल्लुकात। इसके अलावा जो हिफ्ज़ मा तक़द्दम कहते हैं वो बस वो जिक्र आ गया, लेकिन कोई ठोस पुख्ता बात नहीं। मैं तो चाहता था कि अगर इक़्तिसादी खारजा पॉलिसी का भी ताल्लुक खारजा पॉलिसी है कि क्या कोई पार्टी चाहती है कि IMF से आज़ादी किसी दिन हासिल हो। 23 बार हम जा चुके हैं, उसमें ख़ास तौर पे ये जो चैलेंजेस हैं खित्ते में, इसको किसको आगे लेके चलेंगे, कनेक्टिविटी को आगे कैसे अपनाएंगे, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनेगी, दहशत गर्दी का मसला कैसे हल होगा, इश्यूज़ कैसे हम मुश्तरका काविशों से बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे और ये सर जंग का मुकाबला कैसे करेंगे। तो इसमें कोई हिकमत अमली नहीं आई किसी। तो ना संजीदा सवाल उठाए गए ना संजीदा जवाब हैं। अच्छा, एक बात तो मेरे ख्याल में हमें उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि भारत की मैं इंतखाबी मुहिम जब भी देखता हूँ, और इस साल फिर भारत में इंतखाबात हैं, तो उसका एक जो कलीदी उसका हिस्सा होता है वो होता है पाकिस्तान दुश्मनी पर, एक्सटर्नली और अंदरूनी तौर पर ज़ाहिर मुस्लिम दुश्मनी है, मुस्लिम कुछ जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस पर। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में एक ज़माने में तो कभी हुआ करती थी कश्मीर की बात बड़े ज़ोरों शोर से या भारत के वाले से बात हुआ करती थी, अब तो बड़ा एक खामोशी है, मतलब बड़ी पुरस्कार खामोशी है। ये क्या वजह है कि हमारी जो हुक्मरान ये सियासी शराफिया है वो ज़हनी तौर पे शिकस्त खुर्दा है या कुर्सी की लड़ाई में इतना मुलव्वस है, इतना उलझ गई है कि उसको इधर उधर देखने की फुर्सत ही नहीं है? आई थिंक मेरे ख्याल में आमिर ज़िया साहब इसके दो पहलू हैं। एक मुस्बत पहलू भी है, एक ज़रा मायूस कुन पहलू भी है। जो मुस्बत पहलू ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम में इतना शऊर है, इतना खुद एतमादी है और इतनी हिम्मत है कि वो किसी बैरूनी ताकत से इस तरह खौफज़दा नहीं या खौफ की बुनियाद पर वो वोट नहीं देते किसी बैरूनी ताकत के हवाले से, चाहे वो अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, और उस बुनियाद पर इलेक्शन कैंपेन नहीं चलते। और मैं तो काफ़ी पुराने इलेक्शन कैंपेन देख रहा हूँ, तो वो ये तो मुस्बत बात हुई, क्योंकि ये हिंदुस्तान में जो होता है वोट वो नफ़रत का वोट है, वो नफ़रत है मुसलमानों के साथ, और आपने ठीक फरमाया मुस्लिम बैशिंग एट होम और पाकिस्तान बैशिंग इन अब्रॉड। और उनकी एक नज़रियाती पॉलिसी है हिंदुत्वा जो एक तासुब और बदबूदार तासुब और तकसीम की बुनियाद पर है। और दूसरा एक ज़रा थोड़ा सा मायूस कुन पहलू भी दे देते हैं हमारे लोग, अब अशराफिया कह लें, एलीट कह लें, एक शिकस्त खुर्दा ये डिफीटिस्ट माइंडसेट भी आ गया है। ओ जी कुछ नहीं हो सकता, हाथ मलते रहते हैं, हम तो मारे गए, हम तो ये करेंगे तो वो साहब बादल नाराज़ हो जाएगा, अगर ये बयान दिया तो फलाना नाराज़ हो जाएगा, फलाना से खौफज़दा हो जाते हैं। तो मुझे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पाकिस्तान के बानी थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पास ना कोई फ़ौज थी, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट थी, ना कोई बिग मनी पैसा था, ना कोई और किसी किस्म की कोई खुफिया पुष्टपनाही थी। क़ुव्वत ईमानी, किरदार, क़यादत, अवामी सपोर्ट, मुसलमानों की हमायत और एक सियासी जमात थी जिसके ज़रिए, आइन के ज़रिए, मंतक के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए, दिलेरी के ज़रिए, हिम्मत के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान हमें आज़ाद करवाया और आज़ाद मुल्क दिया। शुक्र है कि वो ये नहीं खौफज़दा थे कि ये बयान दूंगा तो वो बरतानिया के जो हुक्मरान है वाइसरॉय साहब नाराज़ हो जाएंगे या फलाना साहब नाराज़ हो जाएंगे। और पाकिस्तान बनने के बाद भी आप देखें आमिर ज़िया साहब, एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो नया नया मुल्क बना है, पहला ख़त उन्होंने लिखा दिसंबर 1947 में अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन में। वो अमेरिका जो उस वक्त सोल सुपर पावर था कि आप इजराइल को जो बना रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और फिर दूसरा खत उन्होंने लिखा बरतानवी वजीर आज़म को, क्लेमेंट एटली को, इसी इशू पर। तो ये एक ईमान की बात भी है, हिम्मत की बात भी है और एक विजन की बात भी है, किरदार की बात भी है। बिल्कुल, हम तो इधर छोटी सी एक किरदार, बिल्कुल आप तो छोटी सी बातों पर घबरा जाते हैं कि खौफज़दा हो जाते हैं। वो आपने लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया थी और वो मैं ये करूँगा आपने वो लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि जहनी तौर पे शिकस्त खुर्दा है हमारी हुक्मरान शराफिया, और वो जो बिल्कुल दुरुस्त आपका इस्तिआरा है कि हाथ मल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर सवाल आता है कि जैसे हमारी तमाम सियासी जमातों की बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है कि तमाम पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हों, अच्छी ख्वाहिश है, बुनियादी तौर के ऊपर होना चाहिए, लेकिन एक तासुर जाता है जब मैं तकारीर सुनता हूँ बाज़ रहनुमाओं की कि जनाब इन ताल्लुकात को ख़राब करने में ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। एक तो ये बात मेरे ख्याल में आपने भी महसूस की होगी, यानी कि जो जिम्मेदारी हमारी है,
अच्छा, दूसरी बात जो नज़र आती है वो ये कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भारत ने किया और जिस तरह मकबूजा कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, उसके बाद उन्होंने एक नई रेड लाइन, एक नई सुर्ख लकीर खींच दी। अब ताल्लुकात उस कहते हैं ना उससे पहले वाले लेवल पे जाना जो है वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब अगर हम जाते हैं मुज़ाकरात में ताल्लुकात को आम तरीके से बहाल करने में, तो आप उस नई रेड लाइन को तस्लीम कर रहे होंगे। क्या इतना आसान है भारत के साथ अपने दोबारा से ताल्लुकात बिल्कुल बैक टू नॉर्मल करना, जो एक ज़माने में हुआ करते थे कि थोड़ी बहुत तिजारत भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रहा है? जी, इसमें थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि आपने 5 अगस्त 2019 की बात की, जब हिंदुस्तान ने एक गैर कानूनी गासबाना कब्जा किया मकबूजा कश्मीर पर, जिसमें उन्होंने खिलाफ वर्जी की UN रेजोल्यूशंस की, शिमला मुआहदे की, एलानिया लाहौर की, सारे जो मुआहदे पाकिस्तान से किए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था कि 2016 में जब पाकिस्तान का वक्त आया मेज़बानी करने का सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस का, तो हिंदुस्तान ने दरार डाली, उन्होंने सैबटाज किया, उन्होंने वीटो किया और उन्होंने इसको सब जो ममालिक थे जनूबी एशिया को, सबको कहा कि ये सरबराही कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो पहल उन्होंने शुरू कर दी थी 2016 में। उस वक्त मियां साहब का दौर था, उसके बाद 2019 में जब हुआ तो उसको इमरान खान साहब का दौर था। तो ये जो हिंदुस्तान का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ, इसकी इक्कासी 2019 कश्मीर के मसले से पहले भी हो चुकी थी। तो ये बड़ी एक वाज़ेह बात है। दूसरी बात है कि जी ख़ास तौर पे जब आप बात करते हैं बाहमी ताल्लुकात का, तो उसकी बुनियाद होती है कि ताली दो हाथ से बजती है, रेसिप्रोसिटी होती है, और वो कुछ लो कुछ दो, या कुछ रिस्पॉन्स होता है, कुछ इनिशिएटिव होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। तो हिंदुस्तान ने ये काम शुरू किया था, अगर वो इसको वापस लेने को तैयार है, ख़ास तौर पे सार्क के ऊपर भी और कश्मीर के ऊपर भी। हाँ, हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात, कोई चाहता नहीं, कोई जंग नहीं चाहता, कोई जुनूनी नहीं इधर हमारे यहाँ। हमारे एक पॉलिसी हमेशा रही है इत्दाल की और डायलॉग की, और आपको पता है कि इवन न्यूक्लियर पर भी हमने शुरू नहीं किया था, पहल हिंदुस्तान ने की थी 11 मई को 1998, उसका जवाब दिया था क्योंकि हिंदुस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि यकतरफा काम ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। और एक और चीज़ है कि जो बुनियादी मसाइल जो हैं कश्मीर के हवाले से, अब जो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं मामूल के ताल्लुकात के, आप कश्मीर को पसे पर्दा नहीं रख सकते। कश्मीर के अवाम को आपने रिलीफ देना होगा, उनसे जो जुल्म, ज़्यादती, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, और वो उसका ख़ात्मा होना पड़ेगा। तो ये मुंसलिक है मसला कश्मीर के साथ कोई प्रोग्रेस हो या गुफ्तगू का आगाज़ हो या मसले के हल की तरफ आगे बढ़े। तो ये नहीं हो सकता कि हम कश्मीर को कोल्ड स्टोरेज में डाल दें और फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, और खुसूसन जब उन्होंने 5 अगस्त 2019 वाला काम कर दिया हो। अच्छा, अब कश्मीर तो छोड़े, एक ज़माने में हम लोग सियाचिन की भी बात किया करते थे, सर क्रीक की भी बात होती थी, अब तो उन चीज़ों पे बात ही नहीं हो रही है। लेकिन जो आपने भी भारत का बताया कि जी वहाँ मतलब है कि साग के ज़माने से उन्होंने 2016 से पाकिस्तान जो दुश्मन इक़दाम थे बड़ा उसके ऊपर प्रैक्टिकल हो गए थे, मेथड टू मैडनेस है उनकी, और वो लगता है कि आदाब दुश्मनी से वाकिफ़ हैं। तो हमारे यहाँ क्यों उसका रीड सही नहीं कर सके? क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी हर वज़ीर ख़ारजा, चाहे वो इमरान खान के वज़ीर ख़ारजा हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब खुद हों, वो तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात के लिए ज़माने में तैयार हुआ करते थे। ये तो 2019 के बाद जो था ज़रा तब्दीली आई हमारी कि जब तक आप उसको इक़दाम को रोल बैक नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो हमारी तो मतलब है भारत बार बार रद्द करता रहा और हमारी तरफ से बार बार पेशकश होती रही। जी, हम तो हमेशा मुज़ाकरा के लिए तैयार रहे हैं, लेकिन आमिर ज़िया साहब, इट शुड नॉट बी अ डायलॉग ऑफ द डेफ। मैं आपने सियाचिन की बात की, सर क्रीक की बड़ी अहम बात आपने की। देखिए जी, 1989 में प्राइम मिनिस्टर थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्रेटरीज ने, और अभी सलीम अब्बास जिलानी साहब उसके डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो जिंदा हैं, वो कराची में मुकीम है इस वक्त। उन्होंने अपने जो हम मनसब थे रत्नागर डिफेंस सेक्रेटरी हिंदुस्तान के, मार्च 89 पर एग्रीमेंट हो गया था कि सियाचिन पर फौजें वापस जाएंगी, और जुलाई में फिर आपको पता है 89 में राजीव भी इधर आए, उन्होंने भी बात हुई सारा।
वो राजीव ने उस वक्त कहा कि मेरे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के बाद मैं देखूंगा, और ये भी कहा कि मैं अपनी जो हमारी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है हिंदुस्तान की, मैं उनकी मर्जी या मंशा के बगैर ये मुआहदा नहीं कर सकता। ये ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी मर्तबा हुआ, ये किताब भी आ गई, अब ये मुशर्रफ साहब का दौर था, श्याम सरन थे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हिंदुस्तान के, जिन्होंने किताब लिखी है हाउ इंडिया व्यूज द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा है कि सियाचिन पर मुआहदा तैयार था, हो चुका था मुशर्रफ साहब के दौर में। मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उनके जो आर्मी चीफ थे, आई थिंक गालिबन जनरल जे सिंह, और दूसरे उनके जो थे रॉ के इंटेलिजेंस चीफ, जो उनकी इंटेलिजेंस है, उनके KR नारायणन साहब, उन दोनों ने मुखालफत की कि ये पाकिस्तान को हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे मुआहदा कर सकते हैं। तो वो सियाचिन और सरक्रीक पर जो मुआहदा तय पाया था तकरीबन, वो सैबोटाज कर दिया। तो ये हम देखें ना, हम हकायक नहीं पढ़ते, हम सुनते नहीं, हम हमेशा कहते पाकिस्तान में ये हुआ वो हुआ। पाकिस्तान ये नहीं चाहता, हमारी तरफ से तो हमने कदम उठाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, और उनकी वो कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की हिंदुस्तान, डेमोक्रेसी, सिविलियन बालादस्ती, उधर उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया नो, वीटो कर दिया 2 मरतबा की। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं हकायक पर बात कर रहा हूँ। जी जी, फैक्ट्स हैं, और ये सब कुछ हुआ हिंदुत्व के अरूज से पहले की बातें हैं ये सारी, और हिंदुत्व के बाद तो करेला जो है तो मजीद नीम पे चढ़ गया। ये तो आप बात करें सेकुलर दौर की, नेहरूवियन सेकुलरिज्म, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिंदुत्व तो बहुत बाद में आया, 2014 में आया। जी, तो मतलब वही का मेथड टू मैडनेस है भाई, वो बड़ा उनको आदाब दुश्मनी पता है, वो बड़ा मतलब है उसकी तसलसल के साथ जो कुछ कर रहे हैं। और हमारी तरफ तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ जो है वो रद्दमल ज़्यादा हो रहा है। वो जब जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने न्यूक्लियर धमाका किया, हमने भी कर दिया, उन्होंने एक इकदाम किया, उसके जवाब में हमने भी कर दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या पॉलिसी ऑप्शन हो सकते हैं कि जहाँ पे इनिशिएटिव जो है, खैर अभी तो निकला हुआ है हमारे हाथ से, कि दोबारा पाकिस्तान के पास आए, और उसकी ज़ाहिर है कि एक बड़ी वजह हमारी अपनी कमज़ोर मईशत भी है, उसकी वजह हमारी मतलब सियासी अदम इस्तेकाम भी है। लेकिन क्या ऑप्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जी देखिए ना, 2-3 ऑप्शन हैं बड़े वाज़ेह। एक तो है, इस खत्ते में हमारे इमीडिएट हमसाए 4 हैं, चीन, हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। चीन हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा है और वो बड़ी पुख्तगी के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान को अब अलहदा कर दें और आप फोकस करें ईरान और अफगानिस्तान। इन 2 ममालिक के साथ तो हम ताल्लुकात अच्छी तरह तय कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो इशू है इस वक्त रीजनल कनेक्टिविटी का, और हमारे यहाँ भी जो दहशत गर्दी का इशू है, कुछ हद तक जो इंतहा पसंदी का इशू है, अब वो सिर्फ हमारे बॉर्डर्स तक नहीं रहा, उसका अब ताल्लुक रीजनल जियो पॉलिटिक्स से आ गया है। ये देखें ना, पाकिस्तान में भी जो दहशत गर्द हैं, बलूचिस्तान में कुछ उनके आने ताने ईरान से मिलते हैं, ईरान के खिलाफ भी कुछ दहशत गर्दी होती है, उसके भी आने ताने कुछ पाकिस्तान की ऐसी सरजमीन से मिलती है जिसमें हमारा शायद कंट्रोल ना हो, और अफगानिस्तान से भी जो सरजमीन है उधर से भी TTP का इशू आता है। अच्छा, मुझे अगर इजाज़त दें, मैं ज़रा खता कलामी करूँ, ये ईरान और अफगानिस्तान पे ज़रा वक्फे के बाद आ जाते हैं। मैं वक्फे पे जाने से पहले एक सवाल आखिरी, कि एक तासुर है कि जी अगर नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आते हैं दोबारा, तो उनकी जो ज़हनी हम आहंगी है मोदी साहब से और ज़रा सी दोस्ती है, उसके बाद कुछ ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद है? आपको तवक्को है क्या? और उसमें हमें क्या मतलब है गिव करना होगा, और या हमें ही को पाकिस्तान को गिव करना होगा और इंडिया को सिर्फ टेक करना होगा? क्या लगता है आपको? नहीं देखें ना, अगर वो उस ताल्लुक से या उस हम अंग्रेजी है, आफ्टर ऑल मोदी साहब लाहौर भी आए थे मियाँ साहब को मिलने भी, तो अगर वो आए हैं तो गुफ्तगू चल सकती है, और गुफ्तगू के नतीजे में कोई ठोस इक़दामात हो सकते हैं मसला कश्मीर हल करने में और ताल्लुकात की बेहतरी में, और हिंदुस्तान के जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो अब दहशत गर्दी हिंदुस्तान ने हमारे खत्ते में, हमारे मुल्क के अंदर किए, बंदे भी हमारे शहीद कर किए हैं, जैसे अमेरिका में किया या कनाडा में किया, उसका खात्मा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। है ज़रूर मजाक, मैं सपोर्ट करूंगा ऐसे मुज़ाकरात, लेकिन उसके फिर वन वे ट्रैफिक नहीं होगी, उसका कोई नतीजा होना चाहिए। माजी में आपने देखा कि हमारे कुछ लोगों ने पिछले दौर में भी, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी, उनको बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए कि जी हिंदुस्तान अब बात करने को तैयार है।
उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान की एक चाल है, बात नहीं करना चाहता, उनको दबाव है चीन का। उनको गलवान में मार पड़ी है चीन से 2 दफा, मई 2020 में और जनवरी 2021 में, इसलिए उन्होंने सीज फायर की बात की, जंगबंदी की बात की है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, कश्मीर पर। और कश्मीर पर गुफ्तगू वो करने को तैयार नहीं, लेकिन हमारे कुछ लोग बड़े पुरुमीद हो गए और खुशफहमी में हो गए कि हाँ जी अब तो कश्मीर का मसला भी हल होगा, गुफ्तगू भी शुरू होगी। तो वो गलत फहमी की बुनियाद पर थी। हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान क्या चाहता है। हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका से मिलके चीन के मुकाबले में आना चाहता है और उसका मुकाबला करना चाहता है, और पाकिस्तान के हवाले से वो चाहता है कि चीन और पाकिस्तान की वो कुर्बत ना हो जो वो हिंदुस्तान जिससे खाइफ है। तो हमें बड़ा वाज़ेह होना चाहिए स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी कि असल ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान चीन दोस्ती है जो खटकती है हिंदुस्तान को भी और अमेरिका को भी। और जाहिर है कि हमें उनकी चाल में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए कि हम मुसलमान लोग जो हैं ज़्यादा तबीयत के लोग होते हैं। यहाँ पे नाज़रीन लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब आएंगे बड़े अहम हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुशाहिद हसन सैयद साहब से, और जो बात करेंगे कुछ चीन और अमेरिका से ताल्लुकात की भी करेंगे, और जो हमारे बाकी 2 पड़ोसी ममालिक हैं खुसूसन ईरान और अफगानिस्तान, उनसे क्यों हमारे ताल्लुकात कशीदा हो गए, इसका भी सवाल, इन सवालों का भी जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। इनसे बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें खारजा उमूर का कितना जिक्र है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और पाकिस्तान की खारजा उमूर के क्या खदोखाल होने चाहिए। इससे पहले वक्फे में हमने बात की थी, पहले हिस्से में बात की थी कुछ पाकिस्तान, भारत, कश्मीर की। इस हिस्से में कुछ हम बात करते हैं अफगानिस्तान, ईरान और अमरीका और चीन की। तो जनाब आपको क्या लगता है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की उसके अफगानिस्तान के से जो ताल्लुकात हैं ज़रा सी कशीदगी है, ज़रा सी नहीं बल्कि काफ़ी कशीदगी है। तो क्या इसको यूं लिया जाए कि जो हमारी अफगान पॉलिसी थी माजी की वो बिल्कुल नाकाम हो गई, या आज जो है हम एक मतलब है चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे? जनाब देखिए जी अमर जिया साहब, मैं तो सपोर्ट करता हूं, मैं कहता हूं जिसे कि वी नीड अ रीजनल रीसेट। रीजनल रीसेट की जरूरत है हमारे ताल्लुकात के हवाले से, खास तौर पे अफगानिस्तान और ईरान के साथ। और जब तक वो नहीं होगा, आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो ठोस तरीके से आप आगे अपने मफादात को बढ़ा नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर खित्ते में आपको मसले पैदा हो रहे हैं बाएं दाएं, शुमाल मगरिब और जनूब और मशरक में, तो फिर आपका कहा क्या रह गया कि आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ में तो आपने बाड़ लगा दी है या दीवार लगा दी है, बार्ब्ड वायर है। तो आजकल तो ज़माना ही और है, और 2 मुसलमान ममालिक हैं, हमारे मुसलमान ब्रादर ममालिक हैं। मेरे ख्याल में हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो चुकी है। हमने उसमें गलत अजम्पशंस पर की थी, और हम कभी एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। कभी हम उनके तर्जमान बन जाते हैं अफगान तालिबान के, कभी हम कहते हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं, उनके पीछे पड़ेंगे। दोनों पॉलिसीज गलत हैं। मुझे याद है मैं अभी दिसंबर में तेहरान गया था, ये फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, आलमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, 66 ममालिक आए थे, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आप फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और मैंने की भी। उधर के सदर से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से, सबसे। तो उधर भी मैं मिला, उधर वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के, जो इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान की है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत, अमीर खान मुत्तकी साहब से। उधर बड़ी अच्छी उनसे पुरानी याद न्याजमंदी है, इस्लाम दुआ है, जब वो वज़ीर था वो जानते थे, उनसे अच्छी गपशप। उन्होंने बड़ी अहम बात की, बड़ी अच्छी बात की। कुछ लोग धमकियां भी दे रहे थे। उसने कहा कि देखें, ये अफ़गान कौम का मिजाज आप जानते हैं कि अफ़गान कौम को, अगर हम गरीब ज़रूर हैं, हम कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें धमकी दे या दबाव डालने की कोशिश करे तो हमारे यहाँ एक रद्द अमल होता है। और आपने देख लिया कि रूस ने भी ये कोशिश की, बरतानिया ने, अब अमेरिका ने भी की, बरतानिया ने, वो सब नाकाम हुए। तो इससे मामलात हल नहीं होते। हम एक वाक़या या एक हादसे की बुनियाद पर कभी बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी तजारत बंद कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसने बड़ी अच्छी बात की, मज़ेदार बात की बल्कि मैं कहूँगा। उसने कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, ये अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने मुझे फरमाया कि हमारे यहाँ एक कहावत है अफ़गानिस्तान में
कि अगर एक अफगान को आप मजबूर करें ना या दबाव डालें, उसे मजबूर कहें कि आपको हम जन्नत भेज रहे हैं, तो कहते हैं वो उसकी भी मुखालफत करेगा, बिल्कुल। हाँ। मजबूरन ना मुझे भेजो, हाँ। तो जबरदस्ती ना मुझे करो कि मैं जन्नत जाऊंगा। तो लुबे लुबाब ये है कि हमारा फितरी ये चीज कि लुबे लुबाबी की जो मौजूदा हमारी इस वक्त अफगान पॉलिसी आपको सूदमंद नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए, जो हमने इतना इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में बरसा बरस तक, जैसा आपने फरमाया कि तर्जुमान भी बने उनके, नेटो की मुखालफत मोड़ ली, अमेरिका की मुखालफत ली, उनके मेजबानी की। 20 साल अमेरिका कहता रहा डबल गेम हमें, 40 साल से हम सबसे एक मॉडल मेजबान रहे, सबसे बड़ी एक रेफ्यूजी पॉपुलेशन को हमने मेजबानी की, और रातों रात फिर हम उतना गुडविल भी लूज करें, हम उनसे गुफ्तगू शनीद करें। और जो खास तौर पे ये जो बॉर्डर की तिजारत है और इसको, और जो इंसानी आमदोरफ्त है बॉर्डर में, उसको जरा अलग कर दें, आसान बनाएं, सियासी चपकलिश से या कोई और तनाज़े हो जाते हैं जी, आसान बनाए। और मेरे ख्याल में एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था मुशाहिद साहब, रीजनल रीसेट का, उसकी जरा सी तशरीह कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। उसकी तशरीह ये है, 2-3 चीजें उसकी जी। एक तो ये है कि पाकिस्तान के बुनियादी मफादात इस खित्ते में है, रीजन में है, और रीजन ही हमारी बुनियाद होना चाहिए खारजा पॉलिसी का। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी का या टेररिज्म का या इश्यूज आए हैं, वो अब रीजनल जियो पॉलिटिक्स से लिंक्ड है, वो अकेले हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दहशत गर्दी अगर आती है TTP से, तो अफगानिस्तान से हमें बात करनी होगी। अगर बलूचिस्तान में कुछ इशू होता है तो हमें ईरान से बात करनी होगी। कोई और इशू होते हैं तो वो हिंदुस्तान भी करा रहा है जो चीज। तो हमें एक रीजनल जियो पॉलिटिक्स के साथ हमारा अंदरूनी जो दहशत गर्दी का मसला वो लिंक हो गया है। और तीसरी बात है कि हमें जियो इकोनॉमिक्स को लेके आगे चलें, फिर ही हम इस मसले को हल कर सकते हैं। अफगानिस्तान को साथ हम मिलाएं CPEC के साथ, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बहाल करें। ठीक है, अगर अमेरिकन प्रेशर है, जरूर है, नो डाउट ऑफ दैट, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रूस ने कहा है कि जो ईरान बॉर्डर से लेके गवादर तक 70 किलोमीटर की पाइपलाइन वो बनाने को तैयार है, वो तो शुरू करें ना। और तीसरा जो है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, हम कम से कम ये जो बैन अवी मुआहदे हैं, इलाकाई मुआहदे हैं, जिससे पाकिस्तान की तवानाई की आज़ादी भी होगी, खुद मुख्तारी होगी, वो तो शुरू कराएं, ताकि जितने हमारे जो हमसाए हैं उनका एक स्ट्रेटेजिक स्टेक हो जाएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ, अमन के साथ, और सियासी इस्तेहकाम में स्टेबिलिटी के साथ। जी तो हमें कोई जरा रीजनल अप्रोच करनी पड़ेगी, जिसमें हमें चीन और रूस और ये सेंट्रल एशिया के ममालिक को शामिल करना होगा। अच्छा, दिलचस्प बात ये, हम कलेक्टिवली ये काम कर सकते हैं। जी, मैं कहता हूँ दिलचस्प बात ये कि अब पहली मरतबा हम देखते हैं कि चीन में काबुल का सफीर मौजूद है, ये भी बिल्कुल हाल की डेवलपमेंट है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के साथ भी कुछ वो कहते हैं ना, ब्रेकिंग ऑफ द आइस हुई है काबुल और दिल्ली के दरमियान, डिस्पाइट के अफगान तालिबान हैं। दोबारा आप देखते हैं कि भारत को लिवरेज मिल सके काबुल में, जो कि माजी में हुआ करता था, जिससे हम हमेशा शाकी रहते थे। ये नेक्सस आपको डेवलप होता हुआ नजर आता है कि अगर हम लोगों ने उस मसले को हल नहीं किया, पाकिस्तान ने अपने मफादात का ख्याल नहीं किया। जी मुझे ये समझ नहीं आती कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान में उनका एक सफ़ीर का इस्लामाबाद में है, हमारे एक सफ़ीर बड़े मंजे हुए सफ़ीर हैं वो काबुल में हैं। हम क्यों नहीं वो क्रेडेंशियल्स लेने को तैयार जो शी जिनपिंग को उन्होंने मौलवी असदुल्ला ने पेश किए थे पिछले हफ्ते? क्योंकि हमें खौफ है कि अमेरिका नाराज हो जाएगा या मगरिब नाराज हो जाएगा। भाई क्वेश्चन है कि आपके अपने मफादात हैं। अगर चाइना ने तस्लीम कर लिया है, डी फैक्टो रिकग्निशन दे दी है, हमें हमारा क्या निकाह टूटता है किसके साथ कि हम क्यों ना करें? हमारे तो हमसाए हैं, हमारे तो उनके मफादात हैं। हमारी अंदरूनी मसला दहशत गर्दी का कभी हल नहीं हो सकता जब तक अफगानिस्तान के साथ आपका ताउन नहीं होगा। दुरुस्त। अच्छा, क्योंकि इश्यूज बहुत सारे हैं, वक्त कम है हमारे पास, मैं जरा से तेज चलता हूँ क्विकली। अगर ईरान से कशीदगी को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल गैर मुतवक्को था ये जो कुछ हुआ भी हाल में, या आपको लग रहा था कि कोई इस तरह की चीज इम्कानात में थी? जी नहीं, ये ईरान ने एक हैरान कुन हमाकत की, वो गलत काम किया, उन्होंने ज्यादती की और उसकी तलाफी भी जल्दी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से ये एहसास हुआ कि ये एक दोस्ताना गलती हुई है, कोई उनकी दिल में मैल नहीं है, या उनका ईरान हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान से और ताल्लुकात हैं, ईरान एक बरादराना मुसलमान मुल्क है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात में मसले मसाइल हैं,
तो हम मिल के अब जो फैसला हुआ है कि 2 लोग हमारे स्टेशन होंगे ज़ायदान में, 2 लोग उनके तुरबत में होंगे, हम मिल के करें। हमारे मखावाद में भी नहीं है कि ईरान जैसी तंजीम है, जो ईरान दुश्मन तंजीम है, जुंदुल्ला हो या जैशुल अदल हो, वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करें ईरान के खिलाफ। हाँ, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर, बिल्कुल, कि BLA या और कोई तंजीम, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर जो है वो इस्तेमाल ना करे पाकिस्तान की सरजमीन। अच्छा, एक और इशू पर आते हैं सर, वो आपका क्लोज टू योर हार्ट है, और वो है CPEC का। CPEC पे जैसे आपने फरमाया कि तमाम हमारी बड़ी सियासी जमातों का अमूमी तौर पर इत्तेफाक राय है, लेकिन दबे लफ्जों में बाज लोग तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है आपको? एक मुल्क उस वक्त आपके अंदर इन्वेस्ट करने आया जब कोई मुल्क, ना मुस्लिम मुल्क ना मगरब का मुल्क, 10 साल पहले पाकिस्तान में एक ढीला लगाने को तैयार था, और उस मुल्क ने आपका हर इशू पर साथ दिया है, हर वक्त आपके साथ खड़ा है। अभी को $10 अरब का रोल ओवर किया है पिछले 3-4 सालों में। अभी पिछले हफ्ते $2 बिलियन का रोल ओवर किया लोन की भी। $26 अरब लगाए हैं उन्होंने। 28,000 आपके स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं। उन्होंने आपके 2.5 लाख लोगों को जॉब्स भी दिए हैं। तो आपका मसला कि नाशुक्री है या अमेरिका का खौफ है कि बैलेंस करेंगे? क्या बैलेंस आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये खौफ है? आपको क्या दे रहा है? आपको क्या लग रहा है? खौफ है या नाशुक्री? तो खैर नाशुक्री तो है नहीं हम लोग। हाँ, ये वो खौफ भी है, और कई दफा हम बहुत नाशुक्री भी करते हैं। कई दफा तो पाकिस्तान के बारे में भी ऐसी बातें करते हैं। ये बिल्कुल, अरे ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी कुछ सर्द महरी आ गई, कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है कि कुछ सर्द महरी आ गई चीन के साथ ताल्लुकात में, वाकई ऐसा है या आपके ख्याल में उनकी इतनी स्टेबल, इतनी प्रोफाउंड किस्म की उनकी खारजा पॉलिसी है चीन की, मतलब स्लो मूविंग, वो जिस उसमें सिमत पे है वो रहेगी, और जो हमारी एडिटर्स आ रहे हैं उसकी तवज्जो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी? नहीं, सर्द मैरी तो नहीं है, लेकिन पिछले दौर में ये जरूर हुआ कि कुछ लोगों ने कुछ बेबुनियाद बयानात भी दिए, गैर जिम्मेदाराना बयानात भी, और कुछ सोच भी उभरी। पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट थी हमारी पिछली, उन्होंने गलतफहमी भी फैलाई और बात की कि हम बैलेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उससे गलत सिग्नलिंग हुई। और फिर हमारी अपनी नालायकी भी थी कि हमने 2 वादे चीन को किए थे CPEC के हवाले से, 1 विंडो ऑपरेशन और फुल प्रूफ सिक्योरिटी। हम वो दोनों अभी तक वादे पूरे नहीं हुए। अच्छा, तो अगर चाइनीज शिकायत करते तो समझ में आता है, पर्सनल पर हमले होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन चाइना आपके साथ पूरी तरह खड़ा है। और पिछले दिनों जो प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बड़ा अच्छा दौरा रहा उनका चीन का अक्टूबर 2023 का, और काफी चीजें सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। और अब वक्त आ गया जो नई गवर्नमेंट आए वो आगे शुरू करे। चाइना तैयार खड़ा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का वक्त आ गया ताल्लुकात में भी। अच्छा, ये बताइए कि अगर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी मजीद बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए इम्तहान बढ़ेगा क्या, या हम लोग वो बैलेंस कर सकते हैं जैसे माजी में किया करते थे? एक तो चीन और अमेरिका में कशीदगी नहीं बढ़ेगी। अमेरिका खुद फंसा हुआ है। अमेरिका के लिए 3 फ्रंट खुल गए हैं, एक मशरकी वस्ता का फ्रंट, एक यूरोप का फ्रंट यूक्रेन का, और वैसे भी चीन का वो मुकाबला नहीं कर सकता। बाइडन भी पीछे हट गया है, और अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान के लिए चीन के ताल्लुकात रेड लाइन है। वो कभी ऐसा दबाव नहीं डालेगा पाकिस्तान पर कि वो चूज करे चाइना और अमेरिका के दरमियान। ये चॉइस है ही नहीं। हम सही सिमत पर हैं। चीन हमारा हमसाया है, हमारा बेहतरीन दोस्त है, उससे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और आप देखेंगे कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में भी बेहतरी आनी शुरू होगी, स्टेबलाइज होंगे, और वो आती रहेगी। अच्छा, अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, हम देखते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों से, बल्कि मैं कहूँगा कि बुश के दौर से ही, जॉर्ज बुश के दौर से ही, उसमें एक बड़ी तब्दीली आई थी कि जब अमेरिका ने भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था। गो के मुसख भी नॉन नेटो अलाए थे, लेकिन उनकी तरजीह वाज़ेह हो गई थी। ओबामा दौर में वो चीज़ मज़ीद वाज़ेह हुई, और अब हम देखते हैं कि वो बड़ी सड़क पे, शाहराह पे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दौड़ रही है, हर सतह पे दौड़ी, खुसूसन दिफाई उसके अंदर। तो पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़ा है पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात में? ज़ाहिर है कि वो 1960 की, 1990 की, 80 की दिहाई की मोहब्बतें तो बहाल नहीं हो सकती, और जो फिर हमने वॉर ऑन टेरर के दरमियान देखी थी, तो फिर क्या होगा, हमारी बुनियाद क्या होगी उनके साथ ताल्लुकात की? जी पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। चीन के हवाले से अमेरिका ने नई हिकमत अमली बनाई है, जिसमें उन्होंने अपना सबसे करीबी साथी, करीबी हलीफ और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान को चुन लिया है।
वो किरदार हम अदा नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने कहा है कि चीन के हवाले से इस खत्ते में उसका मुकाबला हिंदुस्तान को आगे करने के करेंगे। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान अमेरिका से फ़ायदा पूरा उठाएगा, लेकिन पूरी तरह अमेरिका का साथ नहीं देगा चीन के खिलाफ, क्योंकि उनका एक जो सोच है ना मार्केट की बनिया की, कि वो होती है कि हर एक से फ़ायदा उठाओ और मतलब अपना निकालो, तो वो करेंगे आप। हिंदुस्तान बड़े होशियार है इस मामले में, हमारी तरह नहीं वो बिल्कुल वन साइडेड हो जाते हैं, वो हर एक जगह से फ़ायदा उठाते हैं। चीन के साथ उनकी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, रूस के साथ वो असला भी रह रहे हैं, अमेरिका की गोद में भी बैठे हुए हैं, हर एक से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम भी कुछ सबक सीखें कि हम अपने ऑप्शंस खुलें। अमेरिका के साथ हमारी खसूसी ताल्लुकात वो ख़त्म हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। अमेरिका के साथ हमारे पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, हमारे तजारती रिलेशनशिप, हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़े हैं। मिलिटरली अमेरिका आपको कुछ नहीं दे सकता, आपको ना कोई असला देगा, ना कोई और चीज़ देगा, ना टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा आपकी, वो आगे आपके न्यूक्लियर बॉम्ब से खाइफ है। लेकिन अमेरिका से जो इलाके, कुछ इलाके के हवाले से टेररिज्म का इशू है, इशू का कनेक्टिविटी का इशू है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का इशू है। अच्छा, हमारी बात लोग चेंज के इशू ये आर्ग्यूमेंट देते हैं इश्यूज हैं जी, मशाइख साहब आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी अमेरिका या जो वेस्टर्न ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के बायर हैं, चीन जो है वो सेलर है, तो बायर की बात की ज़्यादा अहमियत होती है। बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। हमारे चंद दानिश्वर जो हैं, मेरी उनसे गपशप हो रही थी, तो बड़ा एडवोकेट करते कि जी हमारी तरजीह हर हालत में कुछ भी हो जाए अमेरिका ही हो। जनाब नॉट एट ऑल। अमेरिका देखें जी, अमेरिका ने तो एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री वो हर एक से खरीदेगा जिससे उसे फायदा हो। अगर हमें इफ यू हैव थिंग्स टू सेल दे विल बाय इट, उसमें कोई ऐसी जियोपॉलिटिक्स का इशू ही नहीं है। और अमेरिका का ये भी है कि आपके मैंने अमेरिकन को क्या कहा था जब मैं उधर गया था वाशिंगटन, मैंने कहा लुक हियर, वी आर द ओनली गेम इन टाउन फॉर यू गाइज। आपके लिए मोदी के अलावा कौन है इस खत्ते में? रशिया ऑफ लिमिट्स है, चाइना ऑफ लिमिट्स है, ईरान ऑफ लिमिट्स है, अफगानिस्तान नो गो एरिया है, सेंट्रल एशिया ऑफ लिमिट्स है, और तुर्की का अर्दोगान और सऊदी अरेबिया के MBS वो खुद चीन से और रूस से ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं। हम वाहिद मुल्क हैं जो आपसे भी इंगेज करते हैं और चीन से भी हमारे अच्छे कुर्बत है। तो मैं कहा वी आर द ओनली गेम इन टाउन फॉर यू गाइज इन द मेजर मुस्लिम कंट्रीज। और कहाँ हैं आप, किस पर बात कर सकते हैं? तो उनको मैंने बड़ी क्लियरली कहा, और वो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं, वो समझ आ गई उनको भी, और वो आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। वो हाँ कभी कभी वो डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ है सही सिमत पर है, हम ज्यादा तवक्कुआत ना रखें। पहले उन्होंने भी तवक्कुआत बहुत रखी, हमने भी तवक्कुआत बहुत रखी, और हमने एक दूसरे के दोनों से हमने स्ट्रेट बात भी नहीं की। वो हमें धोखा देते रहे, हम भी उनसे स्ट्रेट नहीं करते रहे, तो वो फायदा नहीं। वो ज़माने अब ख़त्म हो गए। अफगानिस्तान का किस्सा पिछला हो गया, और अमेरिका खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, अमेरिका खुद वो चीन से बात कर रहा है। और मेरे ख्याल में ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाएगी, मेरे लगता है नवंबर में, तो वो तो फिर यूक्रेन की जंग भी खत्म हो जाएगी। तो देयर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन एनी केस। ये इतनी बदलती तब्दील होती हुई दुनिया में, उसमें पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी, उसमें आपको विजन नजर आ रहा है, या हम लोग अभी तक पुराने फॉर्मूले पे अटके हुए हैं? वो जो नई सोच 21वीं सदी की सोच नहीं आ रही, ना हमारी सियासी जमातों में आ रही है, और पता नहीं फॉरेन ऑफिस आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर इन चीज़ों का इदराक है जो आप बयान कर रहे हैं, चीज़ों को जिस तरह से बयान कर रहे हैं। देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है। हाँ। 42 साल के बाद अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई है, कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं है अफगानिस्तान में, ना रूसी फौज है, ना अमरीकी फौज है, ना कोई और फौज है। ये बड़ा फायदा है। और ये सारे ममालिक सेंट्रल एशिया के, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया हमसे करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। उस हवाले से आप देखें तो हमें एक बड़ा अच्छा एक नादर मौका है कि हम अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए, और रीजनलिज्म फैल गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक मुतबादल बन गया है सार्क का, फिर ये ब्रिक्स में मैंने ही कोशिश की और हमने अच्छा अप्लाई भी किया, नए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, हम उसका हिस्सा बने, हम इलाकाई कनेक्टिविटी का हिस्सा बने, हम एक हब हैं, हमारी बहुत सारे हैं पाकिस्तान के पास, रोल ऐसा है हम, और हमारा बिल्कुल और स्ट्रेटेजिक विजन क्लियर होना चाहिए। ये जो है ना हमारा एडॉक मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन मेकिंग हो रही है कि बस उसको जा रहे हैं, एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक विजन, लुक एट द बिग पिक्चर, लुक एट द रीजनल पिक्चर, ये सब हमारे हक में है। सिर्फ हमारा मसला है अंदरूनी खलफशार का और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का।
वो नहीं है, दोनों चीजें। ये बड़ी आपने अहम बात की कि असल मसला अंदरूनी खलफिशार का। मेरा आखिरी सवाल आपसे आज के प्रोग्राम का वो ये कि हम देखते हैं, आपने भी तस्करा किया कि जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं सऊदी अरब समेत, वो चीन से भी अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, उसके लिए अमली इक़दाम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो भारत से भी कर रहे हैं। और उसमें लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान का एक ज़माने में क्लाउड हुआ करता था अरब वर्ल्ड में, वो बहुत डिक्लाइन पर है। वाकई ऐसा है या ये तासुर जो है गलत मैं बयान कर रहा हूँ? अभी हमारे यहाँ समझ नहीं आई कि एक बड़ी बुनियादी तब्दीली आ गई है खलीजी ममालिक में, वो इंटेग्रेट हो गए हैं दुनिया के टेक्नोलॉजी के साथ। अब देखें ना, यूएई और हिंदुस्तान की तजारत 72 अरब डॉलर्स की है, 72 बिलियन डॉलर्स। सऊदी अरेबिया में एक खामोश इंकलाब आया है, मोहम्मद बिन सलमान जो उनके क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर, उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म उनकी प्रायोरिटी है। हम सिर्फ सऊदी अरेबिया को देखते हैं हज के लिए या उम्रा के लिए, हम उसके बियॉन्ड देखते नहीं कि सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। तो हम नए जो तकाजे हैं, नए हकायक हैं, न्यू रियलिटीज के मुताबिक हम चले उनके साथ और उनको आगे लेके चले। और अब वो जो पुराना जमाना था 30 साल पहले कि हम फोन से एक हर काम हो जाता था, हमारी प्रायोरिटी थी, अब हमें भी डिलीवर करना पड़ेगा। हम एक ही काम करने जाते हैं, या हज करने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं सऊदी अरेबिया से या इन ममालिक से। तो ये से आगे भी बढ़े, हमें वी हैव सो मच टू ऑफर। इंटरनेट का जो है आईटी का रेवोल्यूशन आ रहा है आपके यहाँ, नौजवानों में बड़ी सलाहियत है, हम इसको एजुकेटेड मैन पावर है, हमारी स्किल्स और टेक्नोलॉजी है, हमारी आर्म फोर्सेस एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, मिलिट्री ट्रेनिंग के हवाले से, मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से, और प्लस हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तानी जो काम करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनको हम लेवरेज करना होगा। हमारी अशरफिया का प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारी अशरफिया को अब पाकिस्तान के अंदर भी रीसेट की जरूरत है। रवायती तौर पर जो ग्रीडी और ग्रैबी अप्रोच है कि सिर्फ अपने लिए काम करें, अपने अवाम के लिए भी कुछ दें और मुल्क को भी बेहतर करें, ना सिर्फ के ज़ात को और अपने। ये आपने अहम तरीन बात कर दी कि हमारी हुक्मरान अशराफिया को भी असल में उन्हीं को रीसेट की ज़रूरत है कि नक्शे कौन से पे अड़ना नहीं चाहिए और आईन नौ से डरना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, खारिज अमूर के बहुत सारे पहलू उन्होंने उठाए, लेकिन सबसे जो राज की बात कह दी वो ये कि जब तक आपकी मईशत मजबूत नहीं होगी और हम अपने मुल्क में जो जारी व सारी सियासी खलफिशार है इसका खात्मा नहीं करते, उस वक्त तक एक मजबूत खारजा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान को मुयस्सर नहीं आ सकती। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।